नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। रविवार की सुबह है और सुबह का मतलब हमारे साथ होंगे ज्योतिष आचार्य सिद्धांत सहगल जी। सिद्धांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, धन्यवाद। दर्शक मित्रों, थोड़ी सी देरी हुई, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। और हम अपने कार्यक्रम को स्टार्ट ही कर रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं, चूंकि अब आज 19 तारीख हो गई है, कल 20 तारीख है, एक बहुत बड़ा दिन है पूरी दुनिया के लिए। ट्रंप साहब शपथ लेंगे, आते सारी बहुत सारे आदेश के ऊपर सिग्नेचर भी करने जा रहे हैं। दुनिया की धड़कनें थमी हुई हैं, ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे हैं। तो भारत के लिए क्या ट्रंप एक नासूर बन सकते हैं? कमाल की बात है कि मोदी जी को तो बुलाया नहीं, लेकिन मुकेश अंबानी को आमंत्रित कर लिया बिना क्या कहते हैं खबर के। और हमें तो बाद में खबर मिली तो हम भी चौंक गए, भाई ये क्या हो रहा है? पर्दे के पीछे बहुत कुछ घटता रहता है। और वो अपना स्पेशल विमान लेके वहां पर पहुंच गए, 2 दिन पहले ही पहुंच गए वहां पर, क्या कहते हैं, वॉशिंगटन डीसी के अंदर। हालांकि बाहर बहुत बर्फ गिर रही है वहां पर, तो खराब मौसम के कारण 40 सालों के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि वो अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर या उनके अंदर, मतलब इंटीरियर्स में अब ये शपथ ग्रहण होगी, बाहर खुले में नहीं होगी। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, भारत के लिए क्या स्टोर में है इनके आने के बाद, और मोदी जी के अच्छे दिन क्या खत्म होने के नजदीक जा रहे हैं या क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। कांग्रेस के आने वाले हालात कैसे होंगे? राहुल भी हैं, खड़गे भी हैं, प्रियंका गांधी भी आई हैं, तो उनके क्या पुनर्जीवित होने के कुछ आसार हैं? और भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में क्या उनके आसार हो सकते हैं? या आने वाले दिनों में भारत का कोई नया प्रधानमंत्री भी हो सकता है, किसके कोई चांस हो सकते हैं? अगर मोदी जी जाएंगे तो क्या उनकी जगह कोई और आएगा? मोदी जी के जाने का मतलब ये नहीं कि बीजेपी भी जा रही है, बीजेपी तो है ना कोई तो नेता रिप्लेस होकर आएगा। तो इन्हीं बातों के ऊपर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो विषय हम उठाने जा रहे हैं वो है ट्रम्प साहब की ओथ होने जा रही है। तो क्या भारत के लिए कुछ ऐसे आदेश, एक आदेश तो बाइडेन साहब जाते-जाते कर गए, सेमीकंडक्टर चिप्स के अंदर भारत को क्वाड से अलग करके उन क्या कहते हैं देशों की लिस्ट में डाल दिया, जहां पर हमें मदरबोर्ड यानी कि जीपीयू लेने के लिए भी अब मारामारी करनी पड़ेगी। और हमें साल में 50,000 से ऊपर नहीं मिलेंगे, जबकि हमारी जरूरत लाखों करोड़ों के अंदर होती है मदरबोर्ड्स की। एक किस्म से कहा जाए तो बाइडेन ने जाते-जाते भारत की एआई स्टोरी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टोरी को कड़ी चोट पहुंचाई है। और एक तरफ इंडिया को दोस्त कहने वाले और क्वाड का एक अभिन्न मेंबर बोलने वाले, उसी क्वाड के अभिन्न मेंबर भारत को उस चिप की लिस्ट से अलग कर दिया, जबकि बाकी 2 मेंबर ऑस्ट्रेलिया और जापान उसकी फेवरेट लिस्ट में आ गए, जितनी मर्जी सप्लाई ले लें। तो हर कोई जो कहता है और जो करता है, दोनों में फर्क है। सिद्धांत सहगल जी, ट्रंप क्या भारत के लिए नासूर बनने जा रहे हैं? बाइडेन तो नासूर थे, लेकिन दुनिया के लिए क्या होने जा रहा है आपके हिसाब से, सिद्धांत सहगल जी? जी सर, नमस्कार सर, और हमारे दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। और रविवार का दिन आपका शुभ हो। सारा दिन आनंद करें, आप न्यूज़ भी देखते रहें, हमें भी देखते रहें। ट्रंप साहब के बारे में मैं 2 महीने पहले इसी चैनल पे मैं बोल चुका हूँ कि ट्रंप उस वक़्त जीत गए थे। तो 2 महीने पहले मैंने बोला था कि पिछली बार भारत के साथ और मोदी जी के साथ जो संबंध उनके थे जैसे, इस बार वो संबंध उनके नहीं होंगे। क्योंकि गंगा में और जमुना में बहुत पानी बह चुका पिछले 5 सालों में। सब दिन जात न एक समान। और किसी भी चीज को अपनी औकात से बाहर साधने की कोशिश में भी हम चीजों को खराब कर लेते हैं। हम ठीक है, हमारी जनता को वो दिखाना चाहते हैं कि पूरा विश्व ही उनके इशारे पे चलता है, लेकिन जनता को दिखाने के चक्कर में देश को मुश्किल में डाल दिया उन्होंने। तो ट्रंप इस बार मोदी जी के साथ कोई डोनाल्ड माई फ्रेंड या मोदी माई फ्रेंड वाली स्थिति अब है नहीं। अगर हुई भी तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी भारतवर्ष को, क्योंकि उनका एजेंडा अमेरिका फर्स्ट है और उनको अमेरिकी हितों में कुछ लाभ होता दिखेगा तो वो शायद कुछ मोल्ड हो, और उसके लिए आप समझते हैं राजनीतिक तौर पे क्या कीमत चुकानी पड़ती है।
तो इस बार स्थितियां अच्छी नहीं है मोदी जी के लिए, तो अच्छी है ही नहीं। ट्रंप साहब इस बार मोदी जी को मतलब क्या कहे, चालू भाषा में कहें तो बिल्कुल भाव ही नहीं दे रहे हैं। और राजनीतिक भूलें भी हुई है इसकी वजह से। भारतवर्ष को न्योता दिया, विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां शायद गए हैं, और अंबानी जी को शायद न्योता मिला है, लेकिन कहीं से मुझे उड़ते उड़ते खबर मिली है कि अंबानी जी ने वहां मतलब शो खरीदा है, मैंने शो की टिकट खरीदी है टाइप की कुछ बात है, ये सुनने में आ रहा है। सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मीडिया में ऐसी कुछ खबरें भी आ रही हैं कि शो उन्होंने, खैर छोड़िए वो उनका व्यक्तिगत मसला है। लेकिन अंबानी जी का जाना और मोदी जी का ना जा पाना, एस जयशंकर का जाना और मोदी जी का ना जा पाना, उनकी छवि को मेलिगन तो कर ही गया ना। उनकी लार्जर लार्जर देन लाइफ जो आईटी सेल ने बनाई, और कुछ लोगों ने अपनी स्थिति को ना समझते हुए उनकी छवि को इतना लार्जर देन लाइफ समझ लिया, तो उस पे तो उनको धक्का लग गया ना। और मैं बार बार एक चीज दोहराता हूं, दोहराना पड़ता है मुझे, कि मैं अपना प्रचार मैं खुद ही नहीं करूंगा मैं तो एडसेंस में अब वो गूगल एडवर्ड में तो ऐड नहीं लगाऊंगा बोलने के लिए, तो करना पड़ता है। मैं वो वाहिद शख्स हूं, गौरा सर, हालांकि दर्शक भी थोड़ा सोचते हैं सिद्धांत बार बार क्यों बोलता है ये बात, लेकिन बोलता इसलिए है, मैं इसलिए बोलता हूं कि मैंने उस वक्त इनकी पतन की भविष्यवाणी की थी जब कोई सोच नहीं सकता था ये बात, किसी के दिमाग में नहीं आई थी, किसी की हिम्मत भी नहीं हुई थी उस वक्त बोलने की, कि कैसे इस गगन बेधी और आसमान से भी ऊंची शख्सियत नीचे कैसे आ सकती है, ये लोग सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन वो मई 2021 में मैंने बोला था, आज पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें सत्य साबित हो रही हैं। और बड़े एक शब्द में हल्के से मैं ये कहूंगा कि डूबते सूरज को प्रणाम करने की प्रथा है नहीं। हालांकि छठ पूजा में डूबते सूरज और उगते सूरज की पूजा भी करते हैं, लेकिन डूबते सूरज को प्रणाम करने की प्रथा प्रैक्टिकली नहीं है। तो ये जो ढलान पे वो उतर रहे हैं, अब इस ढलान में उतरने में और तेजी होने वाली है उनकी। ये अब यहां एक चीज मैं कहूंगा, कोई भी दर्शक मित्र मेरा ये ना सोचे कि मैं पॉलिटिकल वर्जन दे रहा हूं। कुंडली मेरी उनके दिमाग, उनकी कुंडली मेरे दिमाग में है, ट्रंप की कुंडली मेरे दिमाग में है। जरूरी नहीं है कि मैं हर बार ज्योतिष के सूत्र यहां बताऊं, क्योंकि सूत्र, बहुत से सूत्र ऐसे होते हैं जो सीक्रेट होते हैं, जो बिल्कुल ओपनली नहीं बोले जाते। यहाँ तो सोशल मीडिया का जमाना है, किसी को बताना नहीं बोलकर सूत्र वीडियो पे डाल देते हैं और करोड़ों लोग देख लेते हैं, फिर कहते हैं किसी को बताना नहीं। तो हकीकत में ज्योतिष के सूत्र कुछ ऐसे हैं जो बताए नहीं जाते, कुछ मेरा ट्रेड सीक्रेट आप समझ लीजिए, कुछ ऐसी, कुछ भी समझिए, ट्रेड सीक्रेट ही समझ लीजिए, हर कुछ मैं नहीं बताना चाहता। क्योंकि मोदी जी के 2021 में जब मैंने दशम एकादश के और दशम के राजनीति के लिए दशम भाव की इंपॉर्टेंस को स्टैब्लिश किया था, तो फिर उस लकीर पे बहुत लोग चलने लगे। ऐसा भी हुआ कि मेरा ही फलादेश घुमा के मुझे दे दिया किसी ने। तो ये चीज होती है। तो दर्शक मित्रों को मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं पॉलिटिकल वर्सन जो कभी कभी लगता है आपको सुनने में, वो मेरा पॉलिटिकल वर्सन नहीं होता, वो मेरा एस्ट्रोलॉजिकल वर्सन ही है। क्योंकि मोदी जी की कुंडली की कनेक्टिविटी, ट्रंप की कुंडली की कनेक्टिविटी मेरे दिमाग में है, बीजेपी की कुंडली की कनेक्टिविटी मेरे दिमाग में है, मैं उसी हिसाब से बोल रहा हूं सर। ये बात आपकी ठीक है। तो अब आपके हिसाब से ट्रम्प ने तो बहुत सारी धमकियां दी हैं, टैरिफ लगाने की, सब कुछ करने की। आपको क्या लगता है कि मतलब ये धमकियां वास्तव में ही धरातल पर आएंगी? क्योंकि एक चीज हो रही है यहाँ पर कि कल जिनपिंग साहब की बातचीत हो गई ट्रम्प से, और बातचीत होते ही दोनों एक दूसरे के कशीदे पड़ने में लग गए साहब। ट्रम्प साहब कहते हैं कि मेरी तो बड़ी ही यूजफुल बातचीत हुई है, मुझे बड़ी खुशी है, मैंने इनसे बात की है, और हम दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे और दुनिया को लीड करेंगे, और हम चाहेंगे दुनिया एक पीसफुल रहे, सेफ रहे, हमारी दोनों की कोशिश रहेगी। यानी कि जिनपिंग का अगर कॉल नहीं आया होता तो साहब ये तो ज्वालामुखी की तरह उबल रहे थे ट्रम्प चीन के खिलाफ।
और अचानक से ऐसे ठंडे पड़ गए जैसे कि मतलब कुछ हुआ नहीं। तो सर ये क्या, ये कूटनीति क्या कह रही है आपके हिसाब से? सितारे जो उनकी धमकियां है कि मैं चीन को ध्वस्त कर दूंगा, 60% टैरिफ लगा दूंगा, ये लगता है कि गीदड़ भभकी साबित हो रही है। अब जिनपिंग ने बात कर ली है तो सारा उबाल ठंडा हो गया सिद्धांत जी। सर ये प्रेशर टैक्टिक्स होती है राजनीति की, कूटनीति की, डिप्लोमेसी की प्रेशर टैक्टिक्स होती है कि आगे बढ़ जाओ, फिर धमका दो और फिर एक नेगोशिएशन पे आ जाओ। ये प्रेशर टैक्टिक्स है। और दूसरी बात है कि ट्रंप पिछली बार भी जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने अफगानिस्तान से सेनाएं वापस बुलाई थी, जहां तक मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो आप कंफर्म कर दीजिए मुझे। बुला ली थी ना उन्होंने। तो ट्रंप ट्रंप की एक नेचर और नीति है कि ट्रंप युद्ध की तरफ नहीं जाना चाहते, युद्ध नहीं चाहते, युद्ध को रोकने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन भी अब क्लोज चैप्टर की तरफ जाने वाला है। ट्रंप और पुतिन की भी मुलाकात होने वाली है, तो यूक्रेन भी क्लोज चैप्टर में चला जाएगा। और जहां तक भारतवर्ष की बात है, ट्रंप भारतवर्ष को जितनी धमकियां दे रहे हैं, उन सारी धमकियों पे वो खरे नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एक पॉजिटिव बात यह है कि हजारों खामियों के बावजूद हमारी जनसंख्या का जो बेस है इतना बड़ा है, और ये इतनी बड़ी मार्केट है कि इस मार्केट को अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। इस वजह से धमकियां या थ्रेट जो भी ट्रंप साहब दे रहे हैं, वो एक टाइम पे आके नेगोशिएशन पे आ जाएगी, डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होगी और मामला एक सेटलमेंट में चला जाएगा। क्योंकि बाइडेन प्रशासन जो चाहता था, ट्रंप वो नहीं चाहता है। इसमें थोड़ा सा ये अंतर है। बाइडेन प्रशासन जो चाहते थे, मोदी जी ने वो किया नहीं। स्पष्ट शब्दों में कहूं तो चीन के साथ युद्ध करवाना चाहते थे। मैं यहां मोदी जी की तारीफ करूंगा कि मोदी जी ने भारतवर्ष को चीन के साथ युद्ध में झोंका नहीं। हालांकि एस जयशंकर ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि हमारी इकोनॉमी उनकी इकोनॉमी से छोटी है। हमारी एक कॉमन पीपल के तौर पे सिर्फ इतनी सी ही गुजारिश है कि स्टैंड आदमी का एक होना चाहिए। कि बांग्लादेश के वक्त हमारी छाती 120 इंच की हो गई, पाकिस्तान के वक्त 140 इंच की हो गई, और फिर चीन के वक्त ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा वाली बात कर दी। हालांकि वो झूठ टिका नहीं, लोग जान गए, सारी बातें सामने आ चुकी। तो भारतवर्ष पे अमेरिका इतना ज्यादा प्रेशर नहीं बनाएगा जितनी की बात वो कर रहा है। इसमें कल एक और सवाल आया था जो मैंने भी पेश किया था कि जैसे ही वो कल साइन करेंगे तो उससे अगले दिन शिकागो के अंदर पहली रेड्स होंगी अवैध घुसपैठियों के ऊपर, इमिग्रेंट्स के ऊपर, जिसके ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा, एक्चुअली जो मेन मुद्दा था। और वहां पर तो सुनने में आया है कि एक अफरा तफरी का माहौल है शिकागो के अंदर, की पहली रेड पड़ेगी, सबके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, जो अवैध होंगे उनको बाहर भेजा जाएगा। और उसपे तीसरे नंबर के सबसे बड़ी जो कौम है, वहां के 2 करोड़ घुसपैठिए टोटल है वहां पर, उसमें इंडियंस की है, और उसमें से भी आधे गुजराती हैं। और करीब करीब कहा जाता है कि 8 से 10 लाख अवैध भारतीय अमेरिका में रहते हैं, जो कि डंकी रूट से वहां जाते हैं, मैक्सिको से, कनाडा से, आपको तो पता ही है। तो ये मतलब इनको क्या खदेड़ने में कामयाब हो जाएंगे? भारतीय बहुत डरे हुए हैं वहां पर। तो आपके हिसाब से जो इनके रेटोरिक्स हैं सारे ट्रम्प साहब के, क्या वो उनको बाहर निकालने के लिए एक्शन शुरू कर देंगे, या ये भी एक ढकोसला है? लेकिन एक्शन तो शुरू करेंगे अल्टीमेटली, जो उन्होंने कहा है। अदरवाइज तो उनकी सारी की सारी क्या कहते हैं कि फिलॉसफी फेल हो जाएगी, तो लोग उस पर यकीन करना बंद कर देंगे। तो वो अवैध घुसपैठियों को ढूंढेगा तो सही, और ढूंढ के रिपोर्ट भी करेंगे, ये तो की बात है। ये ये, लेकिन ये ले, लेकिन भारतीय तो बहुत डरे हुए वहां पर। 8-10 लाख तो अवैध भारतीय है सर वहां पर, तो 50 लाख मैं अगर लीगल है तो 10-10 लाख इलीगल है सर वहां पर। इस मामले में सहमत हूं कि इलीगल माइग्रेंट्स जो है वहां, उस पे ट्रंप इस बार सख्त होंगे, और ये उनका व्यक्तिगत मसला है। उसमें भारत सरकार ये नहीं कह सकती कि जो अवैध रूप से गए हैं उनको आप क्यों निकाल रहे हैं। ये एक कानूनी मसला हो गया है। और आपकी बात बिल्कुल सत्य है। यूएसए से अब तक 4-5 इंडियंस के फोन आ चुके हैं मेरे पास, मतलब कुछ पूछना चाहते हैं। अभी हालांकि मैंने समय नहीं दिया है, मैंने बोला हफ्ते भर बाद बात कीजिएगा आप, मैसेज ड्रॉप कीजिए, डिटेल्स ड्रॉप कीजिए, जिसमें एक मेरा परिचित है, मेरे पड़ोस में रहता है।
ये बिल्कुल मेरे पड़ोस में रहता है, वो वहां है तो अपनी आपके बीवी हिसाब के से क्या ट्रम्प साहब की कुंडली ये बताती है कि वो हमारे खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं इमिग्रेंट्स का, ऐसे इंडियन इमिग्रेंट्स के खिलाफ? नहीं, एक्चुअली वोहरा सर, कुंडली से ऐसी ऐसी बातें नहीं पता चलती, ये चीज कुंडली से नहीं पता चलती। लेकिन वो टफ एक्शन लेंगे ये तो पता लग जाएगा टफ ना। एक्शन लेंगे, बिल्कुल टफ एक्शन लेंगे, क्योंकि उनकी मुझे एक सेकंड दीजिए तो मैं बता रहा हूँ। उनके देखिए, राहु उनके दशम भाव में सूर्य के साथ बैठा हुआ है, सूर्य राहु के साथ करप्ट है, सूर्य उनका राहु के साथ करप्ट है, और मंगल उनका प्रथम भाव में बैठा हुआ है। जो शॉर्ट टेम्पर उनका दिखता है वो रियल है उनका शॉर्ट टेम्पर नेचर। और राहु दशम भाव का तानाशाह प्रकृति का आदमी होता है। दशम का राहु तानाशाह प्रकृति का आदमी होता है। जर्मन वाले के दशम में राहु था। तो सूर्य राहु के साथ उल्टे करप्ट है, तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। सूर्य और राहु का मैंने एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन एक वीडियो में मैंने दिया था अपने चैनल में, कि राहु का जो नेचर है वो चीजों को एम्प्लीफाई करता है। राहु जिस ग्रह के साथ रहता है उस ग्रह के कारकत्व को बढ़ा देता है। तो जैसे मंगल के साथ है तो क्रोध को कई गुना बढ़ा देता है। सूर्य सूर्य के साथ है तो क्या करेगा? सूर्य सत्ता का कारक है, तो सत्ता को येन केन प्रकारेण ऐसा व्यक्ति छीनने की कोशिश करता है। पिछली बार हार के भी आपने देखा ही था कि सड़कों पे उतर गए थे उनके लोग, व्हाइट हाउस को घेर लिया था, ऐसी खबरें थी। सूर्य राहु जो है, सूर्य को राहु जब करप्ट कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति सत्ता को येन केन प्रकारेण अपनी मुट्ठी में करना चाहता है और तानाशाह प्रकृति का वो होता है। तो जाहिर है, इसमें कोई शक नहीं है। और सूर्य और राहु दशम में बैठे हुए हैं, वो तानाशाही निर्णय लेंगे, ठीक। वो इस बीच तानाशाही